हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और जो बीपीएससी का एग्जाम है, इन सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह एनुअल करंट अफेयर की सीरीज लेकर आए हुए हैं। वो आप इस मैगजीन से परिचित होंगे, जो आपकी आई मैगजीन है, जो कि इस तरीके की मैगजीन रहती है। इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अब तक हमने इसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि इसका जो राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत इसके काफी मेजर जो टॉपिक को कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी लेक्चर फर्स्ट की, तो आप वहां जाके इसका लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। यह जो मैगजीन है, वह 1 सितंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करती है। यानी कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर को कंप्लीट करती है, जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इनफैक्ट होता है। चलिए, तो इस मैगजीन की शुरुआत करते हैं। मैगजीन की शुरुआत के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक आता है, जो आता है लोक परीक्षा अपचित साधक निवारण अधिनियम के बारे में। तो ये जो अधिनियम है, इसके संदर्भ में सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आपका काफी आंदोलन चले और काफी स्ट्राइक चली हुई थी कि जब यूजीसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, एक नीट का एग्जाम था और एक यूजीसी नेट का था। इन दोनों एग्जाम में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि जब वो इसका रिजल्ट आया था, वो एक अनफेयर तरीके से लिया गया था कि जो टॉप रैंक में काफी सारे स्टूडेंट को दे दिया गया था। और ये यूजीसी नेट का पेपर तो पेपर होने के पहले ही, वैसे पहले सत्र का पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट आते आते पहला पेपर ही लीक हो गया था। तो इस तरीके से ये जो बढ़ती एक मतलब कि एक तरीके से ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है, उन्हीं को लेकर के ये अभी हाल ही में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 आया हुआ है। तो ये जो ये अधिनियम आया है, तो ये दो एग्जाम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ही है ये। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम इसके अंतर्गत टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि इस एग्जाम में भी अगर ये लोक परीक्षा है, तो इनके अंतर्गत ये कंडीशन हो। तो इस अधिनियम को पढ़ते ही और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जिससे आगामी जो एग्जाम उनको में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, पूरी जवाबदेही के साथ एग्जाम कराया जाए। तो इसी के संदर्भ में आपका न्यूज क्या है, ये अधिनियम बना दिया गया है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जान लेते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये आपका करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा उस साइड पे जब जून में जब उसी टाइम पे इलेक्शन भी हुआ था, तो इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा था और उसी टाइम पे आपका यूजी जो नीट का एग्जाम हुआ था, नीट के टाइम पे भी काफी उस टाइम पे अराजकता वाली स्थिति पैदा हो गई थी। और फिर बाद में उसके तुरंत बाद ही कुछ दिन बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक मिला। और फिर बाद में आईएएस का जो घोटाला हुआ था पूजा केरकर के मामले को लेकर। तो इस तरीके से देखा जाए, उस टाइम पर कई सारे जो विवाद है वो उठकर आ रहे थे। उसी के सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ये अभी हाल ही में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम आया हुआ है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो आपका कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो मुद्दा है, तो उस टाइम पे काफी चर्चा में रखा, तो आपके इससे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो आपको बताया गया, ये आपको एक मतलब याद दिलाने की पर्पज से बताया गया है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उन परीक्षाओं में इन्वॉल्व रहे होंगे। अगर आपने परीक्षा में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो आपने न्यूज में देखा होगा, आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं या फिर कर मंथली मैगजीन पढ़ी होगी, तो उसमें आया होगा। तो ये मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर पर था। तो ये काफी दिनों तक चर्चा में बना रहा है। तो ये इस एग्जाम में क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं के साथ पर भी एक हस्तक्षेप डालता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उस जो परीक्षा प्रणाली है उसकी जवाबदेही पात्रता पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आता है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में जो बढ़ते कदाचार है या जो आयोजन जिस तरीके से कराया जाता है, उनमें देरी होना या फिर साथ ही परीक्षा की रद्द घोषित कर दी जाने पर लाखों युवाओं का भविष्य पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो ये होता ही है कि अगर कोई एग्जाम है, अगर वो लेट हो रहा है, तो लेट होता है तो किसी का टाइम क्राइटेरिया फिक्स होता है कि आज हमारा टाइम, जैसे हमें घर वालों ने इतना टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट 1-2 साल बाद हमें कुछ और करना है, या फिर घर वालों के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास उतना ही टाइम है, या फिर किसी का एज फिक्स हो कि इतने एज तक ही वो दे सकता है एग्जाम, एक जो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो कई सारे ऐसे रीजन होते हैं कि जिस परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये अगर एग्जाम देरी होती है या फिर रद्द होता है, तो उससे युवाओं का भविष्य है वो एक प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होता है, जिससे वो एक मेंटली
एक तरीके से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इनका मानसिक तौर पर इसका ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर एक चीजें नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम माइंड मेकअप के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी अच्छी होती है और हमें एक पॉजिटिव एक वाइब्रेशन आती है कि हमारा हो जाएगा। अगर इस तरीके की जैसे एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम में देरी हो रही है, तो इस तरीके से अगर स्थिति होती है तो उस टाइम पर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। दूसरा ये कि आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, ये रह जाए कि क्या पता एग्जाम कब होगा, किस तरीके से होगा, फिर एक प्रेशर भी होता है कि हमें इतना टाइम किया गया है, या फिर एज वाला प्रेशर होता है, तो विभिन्न तरीके के प्रेशर क्रिएट होंगे। तो ये नहीं, सबके संदर्भ में लाखों युवाओं को जो प्रभाव पड़ा है, उसमें सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए जो अनुचित तरीके हैं और उनके द्वारा किए गए अपराध से निपटने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट कानून देश में अस्तित्व में नहीं था। मतलब कि इतना तरीके की अभी स्थितियां होती रहती थी, तो प्रेजेंट में अभी तक कोई ऐसा विशिष्ट कानून नहीं बना हुआ। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक केंद्रीय कानून को प्रभावी ढंग से निपटाया जाए, इसके संदर्भ में 18 जून 2024 को भारत के 317 शहरों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के साथ 5 मई 2024 को आयोजित यूजीसी आयोजित नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं को उजागर हुई और 19 जून 2024 की केंद्रीय शिक्षा मंत्री की विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूजीटी नेट परीक्षा 2024 को रद्द घोषित कर दिया गया था। तो ये भी एक पृष्ठभूमि नहीं है कि इसमें ये चीज परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। अब ये पहले कानून पर था नहीं, तो अभी प्रोजेक्ट का जो कानून बना है तो उसकी अधिसूचना कब जारी की गई, इस कानून को कब लागू किया गया, इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे कि 21 जून 2024 केंद्र सरकार के द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधान को लागू करने के लिए राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी कर दी गई। तो कब जारी की गई? 21 जून 2024 को। और यह जो अधिसूचना है इसे 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और यह 6 फरवरी से, तो 6 फरवरी को लोकसभा से 9 फरवरी के लिए राज्यसभा में पारित होने के उपरांत से 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो यानी कि इसकी जो लोक परीक्षा अधिनियम है इसकी शुरुआत 21 जून को ही हुई है, लेकिन लोकसभा में कब पारित किया गया? 5 फरवरी 2024 को, राज्यसभा में 9 फरवरी 2024 को और राष्ट्रपति की मंजूरी से 12 फरवरी 2024 को प्राप्त हो गया। यह लोक परीक्षा अधिनियम जो है इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करना है और साथ ही साथ इसमें अनुसूची में निर्दिष्ट विस्तृत प्राधिकरण और परीक्षाएं संचालित, मतलब कि इस अनुसूचित मतलब जो ये प्रावधान किए गए इसके अंतर्गत परीक्षाओं के नाम दिए, जैसे कि आपकी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यानी कि यूपीएससी की, आईएएस पीसीएस की, आईएएस आईपीएस आईएफएस की परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग जो कि एसएससी के एग्जाम होते हैं वो, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और भर्ती के लिए उनसे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय आदि। और यह अधिनियम जो है सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराध को परिभाषित करता है और यह किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश रचने या मिली भगत करने पर रोक लगाता है। और इस अधिनियम में 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान दिया गया और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपनी कोई जब अपराध या संज्ञेय या गैर जमानती या समन्वय होंगे तो उस टाइम पर उसे 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत दिया। संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक वाले अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। 24 जुलाई 2024 को बिहार सभा द्वारा बिहार लोक सेवा परीक्षा विधि 2024 को पारित कर दिया गया है। तो इसके संदर्भ में आता है जिसमें अभी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस अधिनियम को पारित कर दिया गया है। ये बिहार लोक परीक्षा के संदर्भ, तो ये जो लोक परीक्षा है ये आपकी केंद्रीय स्तर पर है लेकिन एक राज्य स्तर पर भी पारित किया गया है प्रेजेंट में, और बिहार लोक विधानसभा के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया है और केंद्र में इसे 12 फरवरी 2024 को मंजूरी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट आता है नालंदा विश्वविद्यालय परिषद के उद्घाटन की चक्कर में। अभी नालंदा विश्वविद्यालय के परिषद का उद्घाटन तो किया गया लेकिन इसके उद्घाटन से तो आप क्वेश्चन नहीं आएगा, उद्घाटन से क्वेश्चन आगे ये आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए, क्योंकि हिस्ट्री नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री और नालंदा विश्वविद्यालय से आपके पहले भी क्वेश्चन आए।
तो इसमें देखा जाए तो इसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि यह बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है और उस टाइम से कई सारे वहाँ पर राजा आए, किस वंश ने इसकी स्थापना की, किसने क्या किया और किसने जो तत्कालीन राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने उनके पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। और अभी जो प्रेजेंट में इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका एक मतलब कि कब से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि कोई भी अगर करंट का टॉपिक आता है तो उसमें शुरुआत से तो कब क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछा जाता है। तभी किसी टॉपिक को जब पढ़ा जाता है तो उसकी हिस्टोरिकल आपको पता होना चाहिए कि आप अगर उसकी हिस्ट्री जानते हैं तो आप करंट में कुछ नया हुआ तो उसको अपडेट कर लिया। अगर आपको करंट में पता है, हिस्ट्री नहीं पता है, तो आपको करंट के साथ साथ उसका हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट रहता है कि हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इसके परिषद का उद्घाटन किया गया है, तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं, कौन कौन से तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं जो कि हाल ही में इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। जैसे कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के जो राजा रहे कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। तो पहला क्लियर कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी, जो कि एक बौद्ध विहार था और जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। तो पहले इसकी जो स्थापना हुई थी वह एक विहार के रूप में की गई, लेकिन बाद में इसे एक विश्वविद्यालय का नाम दिया गया और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और पालसा ने इनका संरक्षण किया। बाद में तुर्कों के आक्रमण से विभिन्न कारणों से 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया और इसके कुछ ही स्मृति शेष रह गई। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन की लगभग 6 शताब्दी पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा और 1861 से 62 के दौरान अलेक्जेंडर कानिंघम इन्हें आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की और मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया और नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुनर्स्थापना है, इसकी मांग को वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस सिटी में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के नेताओं से भी सुझाव प्राप्त हुए थे और अक्टूबर 2009 में अब थाईलैंड में आयोजित चौथी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया। साथ ही बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के विचार का समर्थन भी किया हुआ था। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कब इसकी शुरुआत की गई, फिर उसके बाद कब इसने संरक्षण किया, कब इसका पतन हुआ, कब इसका पुनरुद्धार किया गया, तो इसके बारे में एक रूपरेखा है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 का जब लागू हुआ था उस टाइम पे 25 नवंबर 2010 को ये अस्तित्व में आया हुआ था और नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ किया हुआ था। और बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर के लिए राजगीर से 455 एकड़ भूमि प्रदान की हुई है और यह आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के एक स्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना जो है वह भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई और इसमें 17 देशों के प्रमुख मिशन प्रमुखों में सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि भी शामिल हैं और इसमें गैर राज्य गैर लाभकारी और 188 अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया और भारत के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के जो है वह कुलाध्यक्ष होते हैं और अभी प्रेजेंट में कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और जबकि अभय कुमार नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलाधिपति है। तो ये प्रेजेंट टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष कुलाधिपति और कुलपति के बारे में बताया गया। कुलाध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम पर द्रौपदी मुर्मू है। कुलाधिपति जो है वह अरविंद पनगड़िया जी और आपके कुलपति जो है वह अभय कुमार सिंह है। तो इस तरीके से ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं स्मृति वन भूकंप संग्रहालय के बारे में। ये विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची में ये शामिल है। तो ये विश्व के सर्वाधिक संग्रहालय की सूची में शामिल है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह
स्मृति वन वन भूकंप संग्रहालय जो है वह स्थित कहाँ पर है? स्थित होने के साथ साथ ये कि यहाँ पर कितनी भूकंप का मतलब कि कितनी इस रिएक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता को मापा गया है और कितने लोगों का इससे प्रभावित हुए हैं। तो भुज स्थित जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है भुज यानी कि गुजरात में, इसमें आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप की घटना दर्ज की गई थी जिसमें रिएक्टर स्केल में भूकंप की जो तीव्रता आई 7.9 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया हुआ था, मतलब कि 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ था। और यहाँ पर देखा जाए तो भुज में भूकंप का केंद्र यानी कि एपिसेंटर स्थित है और यह भूकंप के कारण केवल कच्छ जिले में ही लगभग 12,932 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15.23 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए थे। 13 जून 2024 को प्रिंस वर्ल्ड के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व की सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची इसे जारी की गई और इस वजह से वर्षन्स के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची इसके अंतर्गत जारी की गई। चलिए तो प्रिंस वर्सेस 2024 में विश्व के सर्वाधिक 7 खूबसूरत संग्रहालयों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहला तो आता है A4 आर्ट म्यूजियम जो कि चेंगडू चीन में स्थित, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम जो कि गीजा मिस्र में स्थित है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज भारत में है, रिमोस आर्ट म्यूजियम वह आपका ओटावा जापान में, पेरिस है जो है वह एपेल्डोर्न नीदरलैंड में स्थित, ओमान एक्रॉस एजेस म्यूजियम मनार ओमान में, पॉलिस म्यूजियम जो आता है वॉर्सा पोलैंड में आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय है, जिसमें भारत में स्थित जो खूबसूरत संग्रहालय वो आता है वह स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है जो कि भूज में स्थित है और यहाँ पर 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ था और ये भुज जो है वह भूकंप के एपिसेंटर में स्थित है। भुज भूकंप गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेस अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया है और यह भारत का ऐसा पहला संग्रहालय है जिस अवार्ड के लिए इसे चयनित किया गया। और 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन भूकंप संग्रहालय एवं स्मारक का उद्घाटन किया और यह आज भी भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा संग्रहालय और स्मारक बनाया गया। और भुज के उपनगरीय क्षेत्र में भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह परिसर 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और यह संग्रहालय जो है वह 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले ये साथ भी क्षेत्र को साझा करता है और यह स्मारक एवं संग्रहालय ये प्रसिद्ध वास्तुकार राजीव कटपालिया ने इसे डिजाइन किया हुआ था और यह संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन भी यहाँ पर स्थित है जहाँ पर 4.5 लाख से अधिक पेड़ स्थित है। तो इस भूकंप संग्रहालय में मियावाकी वन स्थित जहाँ पर 4.5 लाख से अधिक पेड़ स्थित। अब जान लेते हैं ब्रिक्स वर्सेस क्या है जिसके अंतर्गत इस 7 प्रमुख म्यूजियम यानी कि सबसे सुंदर म्यूजियम को इसके अंतर्गत रखा गया है। प्रिंस वर्सेस जो है एक तरीके से विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है। वर्ष 2015 में इसे प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित ब्रिक्स वर्सेस वस्तुता वस्तु प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। तो ये जो वास्तुशिल्प से रिलेटेड जितनी भी परियोजना है उन सभी को ध्यान में रखती है और उसी के अंतर्गत ये अवार्ड भी दिए जाते हैं। या प्रिंस कंसेंस जो है वह एक तरीके से विश्व वास्तुकला एक डिजाइन अवार्ड के रूप में से जाना जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मोदी सरकार 3.0 के बारे में। अभी प्रेजेंट में चुनाव हुए जिसमें मोदी सरकार की ये तीसरी बार गवर्नमेंट को बनाया गया। तो इसके अंतर्गत ये आता है कि कब कब पहले बनाई गई थी, अभी प्रेजेंट में जो हुआ है तो इसमें कि इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसा अलग चीजें देखने को मिली और कब पहली बार इस तरीके की सरकार बनाई गई कि जो लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बनाए गए अपने कार्यकाल के साथ में। तो कई सवाल कौन सबसे किसने सर्वाधिक सबसे कम उम्र का सांसद है और जो सबसे अधिक उम्र के हैं किसको सर्वाधिक मत मिले हैं, किसको सबसे कम मत मिले, कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। तो ये कई सारे पॉइंट जो है और कितने महिला उम्मीदवार रहे हैं और कितनी महिला सीटें प्रेजेंट में, जैसे कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तब उस टाइम पे किस तरीके की स्थिति थी, 2024 में अभी प्रेजेंट हुए थे। तो अभी इस तरीके से क्या है क्योंकि अभी लगातार 3 साल का रहा है तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी का नहीं पूछ के आपका जैसे कि अभी का तो सभी को याद होगा,
अगर अभी का नहीं पूछ के तो उसको एक कंपैरिजन में आपके 2014-2019 के कंपैरिजन में दे देगा, या फिर कंपैरिजन में नहीं तो ये इस तरीके से कि महिला सदस्यों की संख्या जैसे पहले 78 थी तो अभी कितना है, 73 है, 75 है। तो इस तरीके से मतलब कि एक रेशियो या फिर रेशियो परसेंटेज के बेस पे पूछ लिया या संख्या के बेसिस पे पूछ लिया। तो इस तरीके से, और इस बार थोड़ा गठबंधन की सरकार भी बनाई गई थी तो प्रेजेंट में वो बहुमत की सरकार कब बनी थी। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अभी प्रेजेंट में जो चुनाव हुआ है इसमें कितनी सीटों के लिए चुनाव कराया गया और कितने चरणों में किया गया, कब किया गया। तो एक एक करके जानते हैं। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 543 सदस्यों की चुनाव हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में मैराथन की क्रिया के तहत 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान संपन्न कराने की घोषणा की। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सभी 4 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया था और यह संसदीय चुनाव है। भारत के चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास रहा है और यह देश का प्रथम आम चुनाव है जो अब तक की सबसे लंबी अवधि का चुनाव था, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य लगभग 4 महीने की अवधि में आयोजित किया गया था। और वर्ष 1980 में आम चुनाव में मतदान केवल 4 दिनों की अवधि के लिए संपन्न हुआ था और यह अब तक का सबसे कम अवधि का मतदान कार्यक्रम रहा है। और वर्ष 2024 में आम चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पंजीकृत थे और जो विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचन मंडल। आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए भर्ती मतदान करने की सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान की गई। और यह एक ऐतिहासिक कदम है जहां पर ग्रेट निकोबार की जो सौंपेन जनजाति है ने पहली बार आम चुनाव 2024 का मतदान किया और यह भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मतदाताओं का प्रयोग करते हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज शीतल देवी को बीसीआई राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, ये आपकी शीतल देवी जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता है और पैरा तीरंदाज है, इनको इसका आइकॉन ईसीआई का राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया। चलिए तो इससे संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि ईसीआई का जो अनुसार है आम चुनाव 2024 में सभी चरणों में कुल मिलाकर मतदान केंद्रों में 65.79% मतदान दर्ज किया गया और इसमें यह आंकड़ा सकल मतदाता मतदान को इंगित नहीं करता है क्योंकि इसमें संख्या शामिल नहीं। 6 जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप जो था वहां सर्वाधिक 84.16 मतदान दर्ज किए गए। बिहार में न्यूनतम 56.19% मतदान दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान दर्ज किए गए। और संसदीय क्षेत्रों में आम चुनाव जो है 2024 में सभी 7 चरणों में मतदान हेतु मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई और आम चुनावों में 2024 में मतदान केवल 542 संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के लिए इसे संपन्न किया गया। गुजरात स्थित सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जो रहे हैं वह निर्विरोध इनको घोषित किया गया, मतलब कि ये निर्विरोध विजयी घोषित हुए। कौन रहे? गुजरात की सूरत विधान लोकसभा सीट से मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल। जो और घोषित परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा में बीजेपी सर्वाधिक जो 240 सीटों को जोड़कर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने हुआ, जिसमें बीजेपी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही और समाजवादी पार्टी जो रही वह 37 सीटें प्राप्त करके तीसरे स्थान को प्राप्त की हुई है। इसमें इनकी सीटों की संख्या को देख लेते हैं, जिसमें विजित सीटें और 2020 में का एक कंपैरिजन दिया गया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 240 सीटें मिली हुई है और इसमें 303 2019 में मिली हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेजेंट टाइम में 99 मिली हुई है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों रायबरेली और वायनाड में विजयी घोषित हुए हैं। जिस कारण से देखा जाए तो इसमें एक अतिरिक्त करना पड़ा, तो इसमें 98 सीटें हुई और वैसे देखा जाए तो 99 सीटें हैं, लेकिन ये 2 जगह से खड़े हुए थे तो वो 99 सीटें थी। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो उन्हें एक सीट से ही संसदीय क्षेत्र में, मतलब कि वहां का सांसद होना होता है, एक सीट से अपना त्याग पत्र देना होता है। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये 98 है और इसमें मत प्रतिशत जो रहा है 21.19% रहा है और जब 2019 में 52 सीटें मिली हुई है। समाजवादी पार्टी को भी प्रेजेंट में 2024 में 37 सीटें मिली हुई है
और 5 सीटें जो है 2019 में मिली थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें 2024 में, 22 सीटें 2019 में। त्रिवेण मुंद्रेड़ गढ़गम जो है उसे 22 सीटें 2024 में, 24 सीटें 2019 में। इसकी जो सीटें हैं उनमें भी एक 2 सीटों का अंतर देखने को मिला है। तेलुगु देशम पार्टी जो है उसे 16 सीटें अभी प्रेजेंट टाइम में मिली हुई है और 2019 में 3 मिली हुई थी। जनता दल या जेडीयू को जो है वह 12 सीटें मिली हुई है और 16 2019 में मिलेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन सीटों का लोकसभा के प्रमुख परिणामों के अंतर्गत ही विवरण दिया गया है। अब आता है कि इसमें जो समाजवादी पार्टी है उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 में किया हुआ है। उसके लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी उसके द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। और इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुल 80 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें रही। जैसे कि प्रत्याशी के नाम देख लेते हैं, जो 3 प्रमुख प्रत्याशी रहे जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले रहे हो, जैसे रकीबुल हुसैन जो कि धुबरी असम से रहे हैं जिन्होंने इतने सीटों के अंतर से मतों से जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से रहे हैं और ये मध्य प्रदेश से। CR पाटिल जो रहे नवसारी गुजरात से। तो इस तरीके से रहा। और जो इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो वहां पर परिणाम शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर देखा जाए सर्वाधिक जो वहां की पॉपुलेशन है वहां पर उन लोगों ने नोटा का विकल्प का सर्वाधिक प्रयोग किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रहा है जहां पर के परिणामों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपका इंदौर रहा है जहां पर नोटा का विकल्प का सर्वाधिक सबसे ज्यादा मत का उपयोग किया गया। तो वहां के परिणामों को शामिल ही नहीं किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि 18वीं लोकसभा के अंतर्गत सबसे युवा सांसद के बारे में। तो सबसे युवा सांसद जो रहे वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पुष्पेंद्र सरोज रहे जिनकी आयु 25 वर्ष है, जो कि 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद। तो कौन से रहे हैं? पुष्पेंद्र सरोज जिनका जन्म जो है वह 1 मार्च 1999 को हुआ और इनका निर्वाचन 2024 में लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सांसद निर्वाचित हुए जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है। और सबसे युवा महिला सांसद के बारे में, यह भी 25 साल की रही है और ये वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज रही है जो कि 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद रही, जिनका जन्म 23 नवंबर 1998 को किया गया। और यह लोकसभा निर्वाचन 2024 में मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सांसद निर्वाचित हुई है जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है। तो ये आपकी पुष्पेंद्र सरोज और आपकी ये आती है प्रिया सरोज। पुष्पेंद्र सरोज पुरुष में सबसे युवा सांसद रही है, महिला जो कि प्रयागराज से है समाजवादी पार्टी से संबंधित है। और ये सबसे युवा महिला सांसद जो रही है प्रिया सरोज जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है और ये भी 25 वर्ष आयु है। और यह वाराणसी से इन्होंने सर्वाधिक वाराणसी से ये जीती हुई है। तो इस तरीके से ये 2 महिला और पुरुष सांसद हैं जो कि सबसे कम उम्र के हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल 74 महिलाएं मतलब कि 13.63% सांसद के रूप में निर्वाचित हुई है, जबकि 2019 में 78 महिलाएं विजय हुई थी। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 4 महिलाओं की कमी है। तो पहले जो 2019 में इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर 78 महिलाओं ने विजय प्राप्त की हुई थी, लेकिन अभी 2024 में 74 महिलाओं ने विजय प्राप्त की हुई है, जिसमें एक रेशियो को देखा जाए तो यह 13.63% सांसद के रूप में निर्वाचित हुई। नई दिल्ली में देखा जाए तो एनडीए संसदीय दल की जो बैठक संपन्न हुई वह 7 जून 2024 में हुई और इस बैठक के सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुना गया और 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन परिषद में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई थी। और ऐसा मतलब कि देखा जाए तो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करने वाले मोदी दूसरे व्यक्ति हैं और इसके पहले जो पहले व्यक्ति रहे हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं जिन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण की हुई थी। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। अब आता है कि मोदी 3.0 के अंतर्गत कितने मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री, कितने राज्य मंत्री और कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो मोदी 3.0 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री आते हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में और 36 राज्य मंत्री हैं जिसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में इन्होंने शपथ ली हुई है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए
भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जैसे कि ये रानिल विक्रमसिंघे जो रही है वह श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू मालदीव की राष्ट्रपति, शेख हसीना बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री, सेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री और अहमद आफिक सेशल के उपराष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो इन सभी को विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया गया। अब आता है कि ये जो लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए, इसके साथ साथ 4 विधानसभाएं भी थी जिनके साथ में चुनाव कराए गए, जिसमें आपकी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम आती है। तो ये जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आम चुनाव के साथ 4 राज्य रहे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राज्य रहे जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। तो आपका ABCD के फॉर्म में दे देगा, या फिर आपका AB 1 2 3 4 के फॉर्म में दे देगा। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, साउथ में आपका आंध्र प्रदेश, ईस्ट में देखा जाए तो आपका उड़ीसा, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट में ही आपका सिक्किम है। तो ये आपके 4 राज्य रहे जहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। चलिए तो एक एक करके ये देख लेते हैं कि कौन से लोग विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाए गए। कि अभी देखा जाए ज्यादातर राज्यों में ऐसा है कि जहां मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वहीं पर 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। अभी प्रोजेक्ट में जो चुनाव के रिजल्ट आए हुए हैं, या फिर जो भी अभी जिस तरीके से उनकी शासन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, तो ज्यादातर देखा जाए तो वहां मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से राज्य में कौन से उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। यहाँ पर ये जो विधानसभा चुनाव हुआ है, 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव 12 जून 2019 से 11 जून 2024 के लिए संपन्न निर्धारित था। और आंध्र प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 175 सीटों के लिए यह चुनाव कराया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 29 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें इसके अंतर्गत आरक्षित की गई थी। और आंध्र प्रदेश में 175 सीटों के लिए एक ही चरण में 13 मई को चुनाव संपन्न करा दिया, और इनकी मतगणना 4 जून 2024 को हुई। और इसके अंतर्गत तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जन सेना के गठबंधन में भारी जीत हासिल हुई, जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के युग जन श्रमिक रयात हूँ कांग्रेस पार्टी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसमें देखा जाए तो 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया गया, और लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया। और आपको बता दें कि ये जो चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री का इन्होंने पद ग्रहण किया हुआ है। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और इनके जो उप मुख्यमंत्री है वह पवन कल्याण को बनाया गया है। दूसरा आता है, और कितने सीटों पर ये हुआ है, 175 सीटों पर इस चुनाव को संपन्न कराया गया। दूसरा नंबर पर आता है उड़ीसा विधानसभा चुनाव। उड़ीसा विधानसभा चुनाव जो है वह 16वीं विधानसभा के कार्यकाल 25 जून 2019 से 24 जून 2024 तक निर्धारित था। और अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए गए वह 147 सीटों पर कराए गए, जिसमें 24 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 33 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रही है। और 147 सीटों में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए, जबकि आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ। और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह मोहन चरण मांझी को उड़ीसा भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया हुआ है। तो ये उड़ीसा के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। यह जो विधानसभा चुनाव हुआ है, 7वीं विधानसभा चुनाव 3 जून 2024 से 2 जून 2024 तक के लिए निर्धारित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 60 है, जहां पर 59 सीटें जो है वह अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है। और इसमें 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराया गया, और शेष का जो चुनाव था उसे निर्विरोध घोषित किया गया। तो यहाँ पर 60 में से जो 60 सीटें रही है, तो 50 का जो चुनाव कराया गया, लेकिन 10 सीटों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया।
और 2 जून 2024 को लोकसभा से चुनावी परिणाम के अंतर्गत 60 संसदीय सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 46 सीटें जीतकर बीजेपी में बहुमत हासिल किया। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह ईटानगर में बीजेपी नेता पेमा खांडू को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वो मुख्यमंत्री चुना गया और यहाँ के उप मुख्यमंत्री चोना मीन उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि लगातार तीसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बनाए गए और चोना मीन को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दी गई है। अब आते हैं सिक्किम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 के बारे में कि सिक्किम में 10वीं विधानसभा कार्यकाल 3 जून 2019 से 2 जून 2024 के लिए निर्धारित किया गया। सिक्किम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है कि वह 32 है और यहाँ पर 2 सीटें जो है वह अनुसूचित जाति को उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और इसमें 19 अप्रैल 2024 को 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराएगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भारी जीत के साथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हिमालयी राज्य सिक्किम में सत्ता प्राप्त करने में सफल रहे और यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग को गंगोटोक में आयोजित समारोह में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सिक्किम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी के संदर्भ कि एक अंतर्देशीय विश्लेषण किया गया है क्योंकि 1950 से 2015 के सीजन की 7 मई 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी जो रही है वह अंतर्देशीय विश्लेषण के नाम से प्रकाशित की गई और इस रिपोर्ट पर विश्व भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक विस्तृत अंतर्देशीय विश्लेषण दिया गया जिसमें 65 वर्षों की अवधि में किसी देश की जनसंख्या में उनकी बदलती हिस्सेदारी के पदों को मापा गया है जिसमें 167 देशों को ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए इसमें कुल हिंदुओं की हिस्सेदारी जो रही है 1950 से 2015 तक 7.82% की कमी दर्ज की गई है जिसमें मुसलमान, ईसाई और सिखों की हिस्सेदारी भी बढ़ी हुई है। और 1950 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का 84.68% थी जो यह घटकर 2015 में 78.06% हो गई है। अब आता है कि भारत में 1950 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम हिस्सेदारी जो रही है वह 9.8% रही है और 2015 में यह बढ़कर जो रही थी वह 14.02% हो गई है। और भारत में ईसाई आबादी का जो हिस्सा है वह 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया और यहाँ पर 1950 से वर्ष 2015 के मध्य में 5.38% की हिस्सेदारी को दर्शाता है। 5 गैर मुस्लिम देशों में जिसमें म्यांमार, भारत, नेपाल बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई जबकि श्रीलंका और भूटान में इसकी हिस्सेदारी में एक वृद्धि को देखा गया है। नेक्स्ट आता है नागरिकता संशोधन नियम 2024 के बारे में कि वर्ष 2019 में धार्मिक उत्पीड़न एवं इसके उत्पीड़न के डर के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन कर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल थे और नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में नागरिकता विधेयक 2019 को संसद में पेश किया गया जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए और 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा यह विधेयक पारित किया गया और रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति रहे थे 12 दिसंबर 2019 इस विधेयक की स्वीकृति दी गई जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का नाम से जाना गया और 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू किया गया और इसका अभाव जो है इस अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। चलिए तो इसके अंतर्गत अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है इसकी तो हमने अभी पृष्ठभूमि को जाना है। 2019 से इस तरीके से प्रक्रिया देखने को मिली। तो इसमें देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को राजपत्र के माध्यम से इसे अधिसूचित किया गया और 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत आए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई प्रवासियों को लाभ होगा और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश धर्म में भारत में प्रवेश की तारीख और संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट भाषाओं में एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है दिमाग और बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह जो जल विद्युत परियोजना है जो कि जल विद्युत सरकार नियंत्रण योजना है। इस योजना की जो क्षमता है वह 2880
मेगावाट है, यानी कि 240 मेगावाट की 12 परियोजनाएं हैं। और इस परियोजना का निर्माण जो है निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मूल मूल्य गांव में निकट किया जाएगा। और यह परियोजना दिबांग नदी पर इसका निर्माण किया गया है, जिसका उद्गम 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढके दक्षिणी भाग में होता है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, जो एक तरीके से जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मार्च 2024 को रखी गई और इसका विकास एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया और यह 31,875 करोड़ रुपए से अधिक लागत को निर्मित करेगा। और इस परियोजना में 278 मीटर ऊंची बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। और यह बांध का निर्माण जो है लो रोल एंड कॉम्पैक्ट कंक्रीट तकनीक से किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध आरसीसी बांध होगा। और इस बांध का लक्ष्य जो है वह अपने चरम पर 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल ग्रहण करना हो। और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला बांध होगा। और इस परियोजना की तैनाती फरवरी 2032 में प्रस्तावित है। और इस परियोजना के अंतर्गत देखा जाए तो यह एक तरीके से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे उत्तरी ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा। और इस परियोजना में 12% मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी, जो कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त 1% मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी, तो इस परियोजना के अंतर्गत आता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो यहाँ पर एक सिद्रा जल विद्युत परियोजना है, जो कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। और इस स्टेशन को 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, जिसकी स्थापित क्षमता के संदर्भ में यह विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन स्थित थ्री गार्ड संयंत्र है, जिसकी क्षमता 22.5 गीगावाट होती है, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है सैला सुरंग, जो राष्ट्र को समर्पित की गई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइप 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग की आधारशिला रखी थी। 1 अप्रैल 2019 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और दुर्गम क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की चुनौतियों को पार करने के लिए यह जो सुरंग है 5 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हो गई। इस अवधि में देखा जाए तो सैला सुरंग परियोजना जो है वह अरुणाचल प्रदेश में आभासी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई, जिस पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत इस सुरंग का निर्माण किया गया। यह सुरंग जो है वो समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश की तवांग से जोड़ने वाली सड़क बनाई गई और सैला सुरंग जो है सैला दर्रे की हिमरेखा से काफी नीचे बनाई गई, जिससे बर्फ के बिना हटाए सभी मौसम के सुगमता पूर्वक यात्रा इसमें संभव होगी। और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाला बालीपारा चार द्वार तवांग सड़क पर समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सैला दर्रा पर स्थित होगा और अपने जोखिम भरे दुर्गम मार्ग के लिए इसे जाना जाएगा। इस सुरंग का जो निर्माण है वह न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि के द्वारा किया गया है। यह समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग होती है। सैला सुरंग तवांग अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित होगा और इस सुरंग के निर्माण में यात्रा के समय कटौती होगी और सैला दर्रे के पार तेजी से आवाजाही को सुनिश्चित किया जाएगा, तो ये सैला सुरंग के अंतर्गत आता है। सैला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। इसे 7 मई 2024 को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची सुरंग के मान्यता दी गई है। और यह इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अनुसार यह सुरंग जो है भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जो कि यह सुरंग नगर तवांग के लिए कनेक्टिविटी को परिवर्तन लाएगी। तो ये जो सुरंग बनाई गई है, ये सुरंग को भारत के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अब आता है ब्रांच का पुल को मान्यता दी गई है। इस पुल के अंतर्गत देखा जाए तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा लद्दाख स्थित द्राक्स का पुल के सबसे बड़े मल्टी स्पैन पुल के रूप में इसे मान्यता दी गई है। यह जो पुल है इसे स्वेक नदी पर निर्मित किया गया है। इसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा 14,900 फीट ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया और यह 174 दिनों में निर्मित इस पुल लद्दाख में भारतीय थल सेना को परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ये ब्रांच का पुल है, जिसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सैला सुरंग कहाँ स्थित है और इस सुरंग का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है, या फिर इस सुरंग की ऊंचाई कितनी है या कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है आपका ब्रांच का पुल कहाँ पर स्थित है, इसकी कितनी ऊंचाई है, किस नदी पर बनाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आता है शौर्य की प्रतिमूर्ति के लिए।
तो लचित बरफरन उनका जन्म जो है वह 24 नवंबर 1622 को और इनकी जो मृत्यु है वो 25 अप्रैल 1672 को हुई थी। ये असम के अहोम राज्य की शाही सेना के जनरल थे। इन्होंने लाचित बरफुरन और उनकी सेना ने मुगलों को पराजित किया हुआ था और औरंगजेब के नेतृत्व में लगातार बर्फ की महत्वाकांक्षाओं को रोक लगाने के लिए सफलता प्राप्त हुई। 1671 ईस्वी में लड़े गई सराय घाट के युद्ध में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था और वर्ष 2024 में लाचित बरफुरन की 400वीं जयंती के वर्ष के रूप में मनाया गया और सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुरन की वीरता और असमिया सेना की विजय के स्मरण में असम के राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी प्रोजेक्ट में 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जोरहाट असम में लचित बरफुरन को कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह जो प्रतिमा है 84 फीट की बनाई गई है, जहां पर 41 फीट ऊंचे एक मंच या आसन के रूप में स्थित है और इस मंच सहित इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई जो है 125 फीट है, जो कि विश्व की लाचित बरफुरन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में शौर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया और इसके शिल्पकार जो रहे हैं रामजी सुभाष रहे हैं। और भी अन्य प्रतिमाएं आती हैं, जैसे कि एकात्मकता की मूर्ति। यह जो मूर्ति है, ये से शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। यह मध्य प्रदेश में इस मूर्ति को मध्य प्रदेश के खंडवा जिलों के पुनासा तहसील के अंतर्गत ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और यह 54 फीट ऊंची एक आसन के ऊपर स्थित है, जहां पर 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सादृश आधार पर टिका हुआ है। अब आता है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। यह बी आर अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। ये प्रतिमा जो है वह 81 फीट के मंच या आसन पर स्थित है। इस मंच की प्रतिमा पर कुल ऊंचाई 206 और यह विश्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है और विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है और इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 175 फीट है, जहां पर 125 फीट यहाँ पर प्रतिमा की ऊंचाई है और आधार भवन या मंच की ऊंचाई 50 फीट है। तो टोटल मिलाकर 175 फीट ऊंची इसकी ऊंचाई है। अब आता है नेक्स्ट संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय या नॉर्थ पोल कोर्ट मामले के बारे में। कि संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं और ये जो नॉर्थ पोल बोर्ड का जो मामला आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है, किस केस के अंतर्गत आया हुआ है, कब इसका प्रावधान दिया गया है, कब उसको खारिज किया गया, तो इसके बारे में। तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात किया जाए तो वे विशेषाधिकार जो संसद के एक अनिवार्य अंग के रूप में संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से या प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। मतलब कि कुछ अधिकार तो होते हैं जिसे सामूहिक रूप में भी प्राप्त होते हैं, कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इन अधिकारों को बिना अपने कर्तव्यों की निर्वहन क्षमता पूर्वक या प्रभावी रूप से नहीं कर सकते, जो अन्य निकायों या व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों से कहीं अधिक हो। तो इन अधिकारों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद में और 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में सदस्यों और उनके सदस्यों के लिए समितियों के लिए शक्तियों, विशेषाधिकारों और मुक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय विशेषाधिकार केंद्र में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं या फिर राज्य विधानमंडल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र में आते हैं 105 अनुच्छेद के अंतर्गत और राज्य विधानमंडल में 194 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार, समितियां, शक्तियां उन मुक्तियों से रिलेटेड प्रावधान है। और इसी तरीके से राज्य विधानमंडल में, इसी तरीके से संसद में, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में आर्टिकल जो पूछे जाते हैं वो चर्चा में जो रहते हैं वही पूछे जाते हैं। तो चर्चा में आपका ये संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड है तो इसमें संसद का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और राज्य विधानमंडल का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो संसद का 105 के अंतर्गत और आपका राज्य विधानमंडल का 194 के अंतर्गत आता है। और संसदीय विशेषाधिकार एक तरीके से वे विशेष अधिकार होते हैं जो संसद के एक अनिवार्य अंग के रूप में सामूहिक या व्यक्तिगत रूप पर प्राप्त होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सीता सोरेन बना भारत संघवाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को वर्ष 1998 की पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। यह फैसला जो रहा है वो संसद या विधानमंडल के सदस्यों को भाषण या वोट देने की रिश्वत के मामले में
संसदीय विशेषाधिकार की प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता और यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत रिश्वत लेने के मामलों में संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच या मुकदमा शुरू करने की मांग को प्रशस्त करता है। और ऐतिहासिक निर्णय देने वाली खंडपीठ के साथ जो सदस्य रहे उन सदस्यों के बारे में जाने तो इसमें रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस एन बोपन्ना, जस्टिस एम एन सुंदरेश, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस मनोज मिश्रा। तो ये इस ऐतिहासिक निर्णय को देने वाले 7 प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं। 4 मार्च 2024 को संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसमें पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में सुनाए गए इस फैसले को पढ़ते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद सदस्य या सांसद मतलब कि संसद सदस्य जो होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं विधायक कहे जाते हैं। तो जो सांसद और विधायक है वो सदन में वोट देने या भाषण देने या रिश्वत लेने के विशेष अधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 5 न्यायाधीशों की पीठ में पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य के मामले में इस पुनर्विचार के लिए सितंबर 2024 में 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया। यह जो मामला है इसे 105 के अनुच्छेद 105 के क्लॉज 2 और 194 के क्लॉज 2 के अंतर्गत इस व्याख्या से संबंधित है जिसमें किसी भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के आरोप में आपराधिक मुकदमे को चलाने और संसद या राज्य विधानमंडल के संसदीय विशेष अधिकारों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कि ग्लासगो यूके के आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो कि COP26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस घोषणा को किया गया। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 में 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता बहाली करने की दिशा में कार्यरत किया और अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी नवीनीकरण क्षमता सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व के चौथे स्थान पर रहा है। जबकि पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व की चौथी और सूर्य ऊर्जा के संदर्भ में विश्व के 5वें स्थान पर रहा है। तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है जैसे कि ये मुफ्त बिजली घर योजना के संदर्भ में तो क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि भारत विश्व में सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में कौन सी रैंक हासिल करता है, पवन ऊर्जा की क्षमता में कौन सी रैंक पर है। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में ये जो पवन ऊर्जा क्षमता में भारत कौन से नंबर पर है, विश्व में चौथे नंबर पर, सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर है। प्रेजेंट में ग्लासगो में जो आपका COP26 हुआ है इस सम्मेलन की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में गैर जीवाश्म ऊर्जा आधारित 500 गीगावाट की इस क्षमता को विद्युत क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया करने के लिए कार्य कहा गया है। और यह जो एजेंसी है वह अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वह नवीनीकरण क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को चौथे स्थान पर नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में बताया गया है। और यह जो योजना है इस योजना को मंजूरी 29 फरवरी 2024 को दी गई और 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस घोषणा की गई थी। यह जो योजना है इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों के छत और सौर ऊर्जा प्रणाली के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 करोड़ घरों सौर ऊर्जा में से छत की प्रणाली के बारे में इस योजना में कहा गया और इस योजना में 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी और इस योजना का कुल परिव्यय जो है मतलब कि कुल जो खर्च है वह 75,030 करोड़ का है। और इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा प्रणालियों में उस प्रणाली की लागत 60% की राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता से प्रदान की जाएगी। और देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम विकसित किया जाएगा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापित हेतु अनुकरणीय उदाहरण के रूप में कार्य करेगा। और यह योजना नवीनीकरण ऊर्जा सेवा कंपनी आधारित मॉडल के भुगतान संबंधी हेतु एक घटक प्रदान करेगी। और इस योजना में आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना 30 गीगावाट की सौर क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही रूफटॉप सौर प्रणालियों में 25 वर्षीय जीवन काल के दौरान 720 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जन में कटौती होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख प्रावधान रहते हैं। अब आता है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है और इसके साथ ही इस माध्यम में भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर में
अधिक से अधिक बालिकाओं के प्रवेश को सुगम बनाना है। यह जो कार्यक्रम है एक तरीके से स्टेम आधारित है, मतलब कि स्टेम के अंतर्गत आता है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने का एक अवसर प्रदान करना है। और इसमें देखा जाए तो विमानन के क्षेत्र में नौकरियों हेतु प्रशिक्षण के तहत इस कार्यक्रम को एक प्रशिक्षण देना है। और इसमें महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थानों के लिए स्टेम प्रयोगशालाएं नियोजित किए जाएंगी, जिसमें करियर स्टेम क्षेत्र में करियर बनाने के रूप में रुचि को जागृत करेंगे। तो स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये जो 4 स्किल है इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को एक महत्वपूर्ण कौशल के अंतर्गत एक अवसर प्रदान करना है। इतना ही आप याद रखेंगे तो आपको यह याद रहेगा कि महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं एवं बालिकाओं से, और स्टेम मतलब कि एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, मैथ से मैथमेटिक्स, एम से मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से होगा तो आपको, अगर आपको नहीं भी आता है तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं BIPTC परिषद के बारे में। यह जो परिषद है इसे हाल बेंगलुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में गोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह परिसर जो है 1600 करोड़ निवेश से 43 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है, और यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा एक निवेश है। बोइंग जो है वह भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है, और इसमें फरवरी 2023 में तुमकुरु कर्नाटक में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित है, और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। स्वाति पोर्टल के बारे में। स्वाति पोर्टल जो है 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। स्वाति मतलब साइंस एंड फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और इसमें स्टेम के साथ एक और एम जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत मेडिसिन को जोड़ा गया है। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टेम एम मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और इसमें एक और मेडिसिन को जोड़ा गया है, तो एम को एक और को जोड़ा गया है, जो कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रतिनिधित्व में एक एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस लक्ष्य के अंतर्गत एक पहला पोर्टल होगा जो कि संपूर्ण संवादात्मक डेटाबेस यानी कि कंप्लीट इंटरेक्टिव डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। मतलब कि यह जो डेटा होगा एक तरीके से इंटरेक्ट करेगा, और एक ये संस्थान को एक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको ये स्वाति पोर्टल हुआ, तो ये महिलाओं से संबंधित है। स्टेम भी महिलाओं से संबंधित, स्टेम एम महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट आता है चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक के संदर्भ में। ये चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है, उसके संदर्भ में जानते हैं। तो चुनावी बॉन्ड योजना को कब शुरू किया गया था, आखिर क्यों लाया गया था, प्रेजेंट में ऐसा क्या हुआ कि इसको असंवैधानिक करार दिया, तो इससे रिलेटेड जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 21 के क्लॉज 3 के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना हो, और केंद्र सरकार का मत था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को किए गए वित्त पोषण में काले धन के प्रयोग को रोक लगाई गई। और 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय खंडपीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही इस योजना में रद्द किए गए निर्णय भी दिया गया। क्या निर्णय दिया गया इस खंडपीठ में? खंडपीठ में निर्णय के संदर्भ में भी जान लेते हैं कि ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ में कौन कौन सी न्यायाधीश रहे, जैसे कि डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा इसके प्रमुख न्यायाधीश रहे। और इस न्यायाधीश को रेखांकित करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती हो, और इसमें न्यायालय में नई चुनावी बॉन्ड को जारी करने पर रोक लगा दी है। यह जो योजना है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा सी के क्लॉज 1 के अंतर्गत है, और कंपनी अधिनियम की धारा 182 के क्लॉज 3 के और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के क्लॉज बी के अंतर्गत इसे असंवैधानिक घोषित रद्द कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 धारा 182 के क्लॉज 1 में
संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करता है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लंघन करता है। और इस निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड स्कीम के जारीकर्ता और भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदी गई चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना है। यानी कि इसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और 21 मार्च 2024 को एसबीआई के द्वारा सूचित किया गया कि यह चुनावी बॉन्ड की खरीद और नकदीकरण से संबंधित सभी विवरणों का जो खुलासा है वह भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राजनीतिक दल कौन कौन से थे? पहला तो आता है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आता है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथी भारतीय राष्ट्र समिति और पांचवी आती है बीजू जनता दल, जो कि इस तरीके के ये जो आंकड़े इसके अंतर्गत प्रकाशित किए गए। और इसमें जो शीर्ष कंपनियां रही हैं जिसके द्वारा सर्वाधिक दान की गई राशि, जैसे कि पहली आती है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड इसके अंतर्गत आती है। फिर आती है वेदांता लिमिटेड और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। एक टॉप 5 एजेंसियां रही जिनके द्वारा सर्वाधिक शीर्ष चंदा दिया गया है। नेक्स्ट आता है चुनावी बॉन्ड के बारे में कि चुनावी बॉन्ड क्या है, जिसे योजना को रद्द कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड जो है एक तरीके से ऐसा बॉन्ड होता है या एक तरीके का प्रोमिसरी नोट या फिर वचन पत्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि यह धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता है, जहां पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का कोई नाम नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति द्वारा इसे खरीदा जा सकता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट निकाय के द्वारा खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे कि आपका 1,000 रुपए का होता है, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ मूल्य में ये जारी किए जाते हैं। वही बॉन्ड की जो अवधि होती है वह 15 दिन तक वैध रहती है और इस 15 दिनों तक इसे मतलब प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाता है। और एक जो बॉन्ड होता है वो नॉन फंडेबल होता है, जिसमें राजनीतिक दल द्वारा इसमें केवल पात्र ही इस को भुना सकते हैं, मतलब कि इनकेस्ट कर सकते हैं। और इसमें 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों में न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल को ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होते थे। और चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय स्टेट बैंक के बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये चुनावी बॉन्ड के बारे में है। नेक्स्ट आता है भारत रत्न 2024 के बारे में कि प्रेजेंट टाइम में भारत रत्न दिए गए। और इसमें ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को एक साथ चुनाव मतलब कि भारत रत्न दिया गया। तो अब इस अभी प्रेजेंट में 4 हस्तियों को दिया गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका पहले ऐसा कब कब हुआ है जब ऐसी स्थिति आई कि एक बार एक साथ 3 लोगों को दिया गया, एक साथ 2 लोगों को दिया गया, क्योंकि प्रेजेंट में तो 4 लोगों को एक साथ दिया गया है, पहली बार दिया गया है। लेकिन इसके पहले 2 लोगों को कब पहली बार दिया गया, 3 लोगों को कब दिया गया, कब इसकी शुरुआत हुई थी और किसको इसमें जो विभूतियां हैं उनमें एक ही लोग जो है जो इनको प्रत्यक्ष तौर पर दिया गया, लेकिन 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। तो ऐसा कौन कौन सी हस्तियां पहले रही हैं जिनको मरणोपरांत दिए गए और कितने लोग हैं जो अभी तक प्रेजेंट में प्राप्त करता है और कितने लोग हैं जिनको मतलब कि मरणोपरांत दिया गया है। तो कुछ भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन जैसे किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले 5-6 टॉपिक क्वेश्चन तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। जब इस तरीके का आप क्वेश्चन मार्क लेके जब पढ़ते हैं ना तो आपको जो भी जिस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें याद हो जाती है। तो जैसे हमने इसको शुरू किया कि ये भारत रत्न की एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये डायरेक्ट एक तरीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके कुछ कुछ क्वेश्चन माइंड में पहले से मेकअप रहना चाहिए कि जब आप पढ़ते हैं तो ये जब क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपका ये रहता है कि आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है। जैसे कि भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि भारतीय उद्यम के किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु इसे प्रदान किया जाता है। और भारत रत्न सम्मान की परंपरा जो है वर्ष 1954 में शुरू की गई थी और अब तक 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इनमें देखा जाए तो कुल 48 पुरुष और 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत दिया गया, जिसमें पहले नंबर पर आती है कर्पूरी ठाकुर, दूसरी आते हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे आते हैं पीवी नरसिम्हा राव और चौथे आते हैं एम एस स्वामीनाथन। और जबकि 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया।
और इसमें देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर ये 4 जो विभूतियां हैं इनको मरणोपरांत दिया गया। सॉरी, अभी मैंने 4 व्यक्ति बोला था लेकिन 5 व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति में जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो है दूसरे उनको ही उनकी आवाज पर भारत रत्न दिया गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एन. स्वामीनाथन, इन सभी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। चलिए तो एक एक करके जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जो भारत रत्न दिया गया, तो जैसे ये तो इनको मरणोपरांत दिया गया, तो इनके पौत्र या सुपुत्र किसके द्वारा ये भारत रत्न प्राप्त करता रहे। जैसे पीवी नरसिम्हा राव का जो भारत रत्न है वह उनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न प्रदान किया गया उनके पौत्र जयंत चौधरी ने ग्रहण किया। एम.एस. स्वामीनाथन को जो पुरस्कार दिया गया उनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने लिया। और कर्पूरी ठाकुर जो रहे वह भारत रत्न सम्मान में उनके सुपुत्र रामनाथ कोविंद रामनाथ ठाकुर ने इनका ये पुरस्कार ग्रहण किया। तो ये यहाँ उपस्थित होगी इनके पुत्र और सुपुत्र या सुपुत्री के तौर पर इन लोगों ने भारत रत्न को प्राप्त किया। लेकिन सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जो है उनके आवास पर उनको प्रदान किया गया। चलिए तो एक एक करके इन प्रमुख लीडर के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कर्पूरी ठाकुर जी जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं शिक्षक रहे और ये जननायक के नाम से इन्हें लोकप्रिय थे। और इन्होंने बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बनाए गए और इन्होंने बिहार के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए इन्हें याद किया जाता है। और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1978 में मुंगेर लाल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की, जिसमें सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लागू करने की बात कही। और इनके नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर बिहार में स्थित है और इनके नाम पर ही प्रारंभ की गई जननायक एक्सप्रेस नामक ट्रेन का संचालन दरभंगा जंक्शन एवं अमृतसर जंक्शन के मध्य किया गया। दूसरे लीडर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और वे जून 2022 से मई 2024 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और ये सबसे लंबी अवधि के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह जो कि 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया और भारतीय लोक दल का एक पार्टी की स्थापना की गई और वे उत्तर प्रदेश के भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार भी रहे। अब आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई और इसमें कई संरचनात्मक सुधार भी किए। और इन्होंने प्रारंभ भारतीय आधुनिक सुधारों का जनक के रूप पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत के हरित क्रांति को उनके कार्य के लिए जाना जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक है और टाइम मैगजीन के अनुसार उन्हें 20वीं सदी के सबसे एशियाई लोगों में एक प्रभावशाली लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। और चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 1988 में की गई थी। तो ये प्रमुख महान विभूति रही, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनके बारे में एक प्रमुख शोध इनके संदर्भ को बताया गया कि इनके क्या योगदान रहे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र संस्थान के बारे में। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान केंद्र के उद्घाटन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का एक समूह है। वे विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी के रूप में पाई जाती है और वर्तमान विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं, जिसमें विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती है। कौन कौन सी है, जिसमें अमेजन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन, तुकोजी नदी डॉल्फिन, याकती फिनलेस क्रोकोडाइल्स डॉल्फिन इसके अंतर्गत शामिल। 7वीं विश्व की नदी डॉल्फिन जो है वह बैजी जो कि चीन नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, जो 2006 में विलुप्त हो गई थी। प्रेजेंट में देखा जाए तो 6 जीवित प्रजातियां हैं डॉल्फिन की। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो उसका केंद्र पटना में स्थित है। यह भारत के साथ साथ एशिया के भी अपनी तरह का पहला केंद्र। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का जो लक्ष्य है वह डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना है, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे और इस डॉल्फिन के जो प्राकृतिक पर्यावास है उसके विभिन्न व्यापार के पहलुओं पर गहन शोध करेंगे और
विभिन्न कारक जो होंगे वह डॉल्फिन के भोजन संबंधी आदतों और बदलते पर्यावरण की अनुकूलता का अध्ययन भी करेंगे। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा के संदर्भ में 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण एशिया के 11 देशों के विश्व नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बागोटा में एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया गया, जिसके अंतर्गत बाय 2023 यानी कि ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षर 11 देश हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। और ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे कि आपका लास्ट यूपीसीएस यूपीपीएससी का 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट आता है सुदर्शन सेतु उद्घाटन के बारे में कि देवभूमि द्वारका गुजरात में कच्छ की खाड़ी में दक्षिण जिला क्षेत्र स्थित है। स्थित एक जिला है। इस जिले को द्वारका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थों में से एक है, जिसमें 4 भाग जो आते हैं। पहला आता है आपका बद्रीनाथ, जो कि द्वारका उत्तराखंड में है। दूसरा द्वारका श्री द्वारकाधीश, तीसरा जो गुजरात में है। तीसरा आता है पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु को कहा जाता है। देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका है, जैसे छोटा द्वीप है। यह द्वीप जो है वह 9 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है, और यह द्वीप तक केवल छोटी नौकाओं द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जो बेट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनलों के मध्य नियमित रूप से संचालित होता है। और इस द्वीप में समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, और इस द्वीप में मुख्य पर्यटक आकर्षण बेट द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। और यह मंदिर जो है इसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, और यह सेतु ओखा मुख्य भूमि के बेट द्वारकाधीश से जोड़ा जाता है। और 5 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेतु की आधारशिला रखी है, जिसकी कुल लंबाई जो होगा 2.32 किलोमीटर है। और यहाँ पर 900 मीटर लंबा केबल जिसके सहारे टिका हुआ है, और इसमें 4 लेन वाली संरचना के रूप में से डिजाइन किया गया है, जिसकी चौड़ाई 27.20 मीटर है, और इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ है। और इस सेतु के निर्माण में द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच यात्रा के समय की कटौती होगी। अब आते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि संघ योजना के बारे में कि वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना जो है वह मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए 20,050 करोड़ के अनुमानित रुपए के निवेश में कार्यान्वित करेगी, और यह एक तरीके से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। और यह जो योजना है वह नीली क्रांति की ओर लाने के लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में नीली क्रांति के संदर्भ में है। और यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 की 5 वर्ष की अवधि में सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में कार्यान्वित करना है। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना को जो लॉन्च किया गया था वह 10 सितंबर 2020 को किया गया था। और प्रेजेंट में देखा जाए तो 8 फरवरी 2024 की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। और 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, और यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसमें 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देना होता है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के बारे में कि भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सेवा संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 44 जो है वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और समान नागरिक संहिता एक तरीके से अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक चाहे के लिए समान कानून होना, और यह नागरिक जो है वह एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित होगा। अभी हाल ही में 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक पारित किया गया, और 6 फरवरी को इस विधेयक में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 शीर्षक से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो कि इस विधेयक को देश का पहला राज्य बन गया है यह विधेयक पारित करने वाला। और प्रेजेंट में अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को स्वीकृति दी गई। और यह विधेयक जो है उत्तराखंड अधिनियम संख्या 3 और वर्ष 2024 के रूप में 12 मार्च 2024 को अधिसूचना प्रकाशित करता है।
और इसका विस्तार जो है पूरे उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में उन निवासियों पर भी ये लागू होगा जो उस क्षेत्र के बाहर से अधिवासित है, जिन पर इस संहिता का विस्तार किया गया। और अनुच्छेद 366 के खंड 25 सह पठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता से अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना की गई है। यह तीर्थ क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी 5 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकसभा में इस न्यास के गठन की घोषणा की गई थी और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की आधारशिला रखी थी। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भगवान श्री राम के बाल रूप का विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा दी और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मुख्य यजमान बनने के पूर्व 11 दिनों के विशेष नियम की कठोरता से पालन किया, जिनमें 11 दिनों की जो व्रत अनुष्ठान किया गया उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री कालाराम मंदिर पंचवटी धाम नासिक, पवित्र त्रिकायर श्री राम स्वामी मंदिर केरल, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, श्री अरुणलिंगमुगु रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, गुरुवायूर मंदिर केरल, कोणठर रामस्वामी मंदिर धनुषकोडी तमिलनाडु जैसे स्थानों में यात्रा की और जो किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम से संबंधित है। और 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विक्रम की प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है। चलिए तो जान लेते हैं श्री राम लला की प्रतिमा के बारे में कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के गर्भगृह में जो 18 जनवरी 2024 को प्रतिमा का स्थापित की गई और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसका निर्माण जो है वह कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब पुराने कृष्ण शिला पत्थर यानी कि काले ग्रेनाइट से हुआ है। इस मूर्ति का जो वजन है 200 किलोग्राम है, ऊंचाई 4.24 फीट है और 5 वर्ष की आयु में श्री रामलीला की खड़ी मुद्रा को दर्शाया गया है, जिसमें कमल के फूल के आकार पर आधार पर खड़ी हुई मुद्रा को दर्शाया गया और रामलला की इस प्रतिमा को दोनों तरफ से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया, जिसमें मत्स्य, वराय, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल के 10 अवतारों को इसमें दर्शाया गया और इसमें मूर्ति के ऊपरी हिस्से में सूर्य भगवान और दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, ओम, गदा, चक्र आदि को प्रदर्शित किया गया है, जबकि निचले हिस्से में श्री हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ जी को दर्शाया गया और इस रामलला की मूर्ति के जो मूर्तिकार रहे वह कर्नाटक के अनोह योगीराज है और इस रामलला की मूर्ति को बालक राम का नाम दिया गया है। अब जान लेते हैं श्री राम मंदिर जन्मभूमि की विशेषताओं के बारे में कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण है परंपरागत नागर शैली में किया गया और यह जो मंदिर की लंबाई और चौड़ाई के बारे में ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 360 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह 3 मंजिला होगा। इसकी ऊंचाई प्रत्येक मंजिल की 20 फीट होगी, जिसमें 392 खंभे, 44 द्वार होंगे और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम की बालरूप प्रतिमा और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। इसके अंतर्गत 5 मंडप होंगे, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। 5 मंडपों को पार करने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह में पहुंचेंगे और मंदिरों के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा, जिसकी लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई जो होगी वह 14 फीट होगी। परकोटा में चारों कोनों पर भगवान सूर्य, भगवती, भगवान विष्णु तथा गणपति के मंदिर स्थापित किए जाएंगे और मंदिर के समीप पौराणिक कला का सीताकुंड विद्यमान रहेगा। मंदिर परिषद में प्रस्तावित अन्य मंदिर जो है वह महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता शबरी एवं ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का कोई प्रयोग नहीं किया गया और इस मंदिर में पत्थर, लकड़ी, पीतल सहित सभी सामग्रियां देश के अलग अलग राज्यों में जुटाई गई है, जिनका विवरण निम्न पर दिया गया है। ये आपका इस कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से इस मंदिर का निर्माण किया गया है तब से आपका यूपीपीसीएस और पीआरओ को कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो अभी ये पहला एग्जाम है तो इसमें जरूरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो डायरेक्ट नहीं तो इस तरीके का पूछेगा कि कहाँ से कौन से सामान को लाया गया, कहाँ से मूर्ति की किस पत्थर से बनाई गई, मंदिर की क्या विशेषता है,
तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आता है कि जैसे गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर को राजस्थान से लाया गया है और गुणवत्ता वाली टीक यानी कि लकड़ी जो है महाराष्ट्र से लाई गई है। तेलंगाना कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए हैं। ब्रास बेयर उत्तर प्रदेश से, जबकि 42 घंटिया जो है तमिलनाडु से लाई गई है। हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद तेलंगाना लाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि में मुख्य स्थापित संत चंद्रकांत सोनपुरा परिवार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर के लिए एक अनोखी विशेषता है सूर्य तिलक तंत्र और इसकी डिजाइन जो है वर्ष श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे से लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेगी और इस हेतु गियर बॉक्स एवं परावर्तक दर्पणों या लेंसों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि मंदिर के शिखर की निकट तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। तो जैसा कि अभी जब जिस तरीके से हुआ था तब उस टाइम पे देखा भी गया था। अब आता है इसके अंतर्गत कि इसमें हेतु भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए बेंगलुरु ने सूर्य पथ यानी कि सनपाथ और प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की। इसमें सीएसआईआर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने सूर्य तिलक तंत्र को डिजाइन किया और इस तंत्र में मुख्य मंदिर की संरचनात्मक डिजाइन में भी योगदान किया हुआ है। विभिन्न राज्यों में वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि के बारे में जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के वाद्य यंत्रों का मंगल वादन किया, जिनका विवरण निम्नवत दिया गया है। जिसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश से आपका पखावज बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, उड़ीसा से मर्दन, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा या काली, छत्तीसगढ़ से तमूरा, दिल्ली से सहनाई, राजस्थान से रावण हत्ता और पश्चिम बंगाल से श्रीखोल सरो, तमिलनाडु से नागस्वरम तविल मृदंगम, आंध्र प्रदेश से घटक, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार और बिहार से पखावज और उत्तराखंड से हुड़का को लाया गया। तो इस तरीके से ये वाद्य यंत्र जो है इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लाए गए हैं। तो ये राम मंदिर और भगवान राम की जो मूर्ति है उससे रिलेटेड और उनके जिस तरीके से सामान है, कहाँ से कौन सा पत्थर लाया गया, लकड़ी लाई गई, तो इन सबके संदर्भ में बताया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी नेहा सेवा अटल सेतु के बारे में कि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह देश की छठी परिवहन संरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के माध्यम से नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने और उसमें सुधार लाना है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया है, जिसमें एमटीएचएल का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहावा सेवा अटल सेतु के रूप में किया गया। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला रखी है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहासा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है और यह दक्षिणी मुंबई से प्रारंभ होकर नेहावा सेवा नवी मुंबई तक इसके चिड़ले गांव में समाप्त होगा, जो भारत का सबसे लंबा सेतु है और इसके सबसे लंबा समुद्री सेतु ही होगा और यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह जो है एक तरीके से आपदा प्रतिरोधी सेतु, जिस पर भूकंप, उच्च ज्वार और चक्रवात कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस सेतु को नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। साथ ही अभी तक मुंबई में नवी मुंबई की यात्रा में लगभग 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस सेतु से 15 मिनटों में ये दूरी कंप्लीट होगी। तो इस सेतु के बारे में अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में कि 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े दिए गए, जिसमें 2023 में 4,477 शहरों का आकलन किया गया और 61 छावनी, 88 गंगा नहर या बसे शहर और इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां शहर विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगभग देखा जाए तो 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर और इसमें इंदौर के साथ साथ सूरत को प्रथम रैंक हासिल हुई है। से प्रथम रैंक पर इंदौर का जो आता है आपका सूरत, फिर आता है आपका इस तरीके से देखा जाए दूसरे नंबर पर सूरत, इंदौर आता है मध्य प्रदेश का, दूसरा आता है सूरत जो इसमें दोनों ने पहली रैंक प्राप्त की है। फिर आता है नवी मुंबई महाराष्ट्र से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, भोपाल से आपका मध्य प्रदेश ये 5th नंबर पर है। फिर इसके बाद आता है आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, फिर आता है नई दिल्ली आपका 7th नंबर पर, 8वें नंबर पर तिरुपति आंध्र प्रदेश, ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना और ये 9वें नंबर पर पुणे महाराष्ट्र जो है 10वें नंबर।
शीर्ष 5 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में आते हैं। पहले नंबर पर सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन एमपी छत्तीसगढ़, लोनावला महाराष्ट्र, कराड़ महाराष्ट्र, पंचगनी राजस्थान। शीर्ष 5 राज्य आते हैं जिसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा, पांचवें पर तेलंगाना और 27 राज्यों में इस सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान आता है, जबकि बिहार का 15वां स्थान आता है। शीर्ष गंगा नहर में आता है, जैसे कि आपका वाराणसी में आता है उत्तर प्रदेश पहले नंबर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर, प्रयागराज फिर दूसरे नंबर पर, फिर बिजनौर आता है, इसके बाद हरिद्वार उत्तराखंड का और फिर कन्नौज का स्थान आता है। मध्य प्रदेश की जो महू छावनी है उसे भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया और 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां और लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ जो रहा है वह सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र योजना के अंतर्गत शहर घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में गीत का विमोचन किया गया, जिस गीत का जो शीर्षक है वह नया संकल्प नया प्रकल्प है और इसे कैलाश खेर के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 370 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बारे में। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया और वर्ष 1949 में से अस्थायी प्रावधान के रूप में इसे जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बात की जाए तो यह केवल सीमित विषयों पर कानून बना सकते हैं अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, और इस कारण ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 35 से और 370 से ही ये जो पूरा हुआ है। और वर्ष 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही इसे आया हुआ था और इसे जम्मू कश्मीर की विधायिका में स्थानीय निवासियों के द्वारा इसे परिभाषित किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थायी नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। लेकिन अगस्त 2019 में भारतीय संसद अनुच्छेद 370 एवं 35 में जम्मू कश्मीर से प्रदत्त जो विशेष दर्जा था उसको समाप्ति को मंजूरी दी है और 370 और 35 को निरस्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। और हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 की सर्वसम्मति से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 33 को निरस्त करने का निर्णय को वैध ठहराया और संविधान के जो पीठ के प्रमुख जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सहित एस के कौल और जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत जो जस्टिस रहे और इसकी खंडपीठ में 5 सदस्यीय खंडपीठ में शामिल रहे। और 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया, जिसमें इसका उद्देश्य विकट नहीं था। और सर्वोच्च न्यायालय ने 370 को एक जो अस्थायी उपबंध था उसे एक अनुच्छेद में संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाते हुए वैध ठहराते हुए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में अनुपस्थित राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में कि भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि गैस, फॉस्फेट, पोटास, खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो उर्वरकों के संदर्भ में हाल ही में 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी और 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से 25-26 की अवधि में तो वित्तीय परिव्यय 1,261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु इसका योजना का उपयोग किया गया, जिसमें ड्रोनों का उपयोग जो है वह किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों कीटनाशकों के लिए किया जाएगा, जिसमें कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों की उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 14,500 को 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और यह उपकरण जो है वह एक ड्रोन एवं उसकी सहायक उपकरण की कुल लगभग 10 लाख रुपए है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह में 80% लागत केंद्रीय वित्तीय सहायता को प्राप्त होगी। और स्पष्ट इसमें किया गया है
कि जो ग्रामीण महिलाएं हुई हैं जिसमें ड्रोन के संचालन में प्रशिक्षण करने के लिए उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। और इसको 15 अगस्त 2023 में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की गई थी। और अभी वर्तमान में 11 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे हुए हैं। पीएम जनमन योजना के बारे में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की आबादी 10.45 करोड़, जिसमें 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो 2023-24 का बजट पेश किया गया था, उसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए समाज के जो विशेष रूप से जनजातीय समूह के संवेदनशील प्रधानमंत्री पीबीटी विकास मिशन को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। और यह घोषणा अगले 3 वर्षों के लिए लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि की भी घोषणा की हुई है। इस मिशन के अंतर्गत पीबीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार, संपर्कता, संधारणीय सुरक्षा के अवसरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसके अंतर्गत कहा गया था। और 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड की खूंटी में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से छूट गए। और इसके अंतर्गत आएगा कि इसमें मिशन में 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। और इस मिशन के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं समन्वयक मंत्रालय होगा, जिसमें अन्य 8 मंत्रालय जो क्षेत्र विशेष से जुड़ी पहलों पर लागू होगी। और इसमें 25 दिसंबर 2023 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के अंतर्गत एक सूचना, शिक्षा, संचार अभियान की शुरुआत की। और इसमें जागरूकता को बढ़ाने के लिए पीबीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं में 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिसे प्रारंभ किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव जो कि 2023 में हुए थे। तो अभी प्रेजेंट में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 4 राज्यों में हुए थे, और अभी जो इसके 2023 में 5 राज्यों में हुए थे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना रहे हैं। तो जिसमें चलिए देख एक करके देख लेते हैं। तो पहले नंबर आता है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। इस चुनाव के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें छत्तीसगढ़ संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें जो है वह अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। और ये जो शुभंकर जो है वह चुनाई चिरई को विधानसभा का शुभंकर घोषित किया गया छत्तीसगढ़ विधानसभा का। और जो महिला सांसद और विधायकों में छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद से अभी प्रेजेंट में सर्वाधिक रही है, जो टोटल 19 है। और अभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय को यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए, जो कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति के रूप में चौथे मुख्यमंत्री हैं और जो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी है। और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री अरुण राव साव और विजय शर्मा को बनाया गया। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश के 2008 के अनुसार मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। 230 सीटों में 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। यहाँ पर 77.15% मतदान दर्ज किया गया। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वह भोपाल में मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए 13 दिसंबर 2023 को। और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दी गई। मिजोरम विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें 39 सीटें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। और यह चुनाव जो है एक चरण में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 80.66% मतदान हुआ। और यहाँ के 1972 के बाद ऐसा पहला अवसर था जब एक से अधिक महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य के रूप में किया गया था। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री के रूप में लाल धनुमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। और पिछले 40 वर्षों में यह प्रथम अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब आता है और इसमें पहली महिला कैबिनेट मंत्री लालरेन हुई, जो कि मिजोरम की पहली कैबिनेट मंत्री रही, जो कि इतिहास में यहाँ के मतलब कि मिजोरम के इतिहास में राज्य के इतिहास में मंत्री पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव की संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटें हैं। इसमें 34 अनुसूचित जातियों के लिए, 35 अनुसूचित जनजातियों के लिए। यहाँ पर कुल 74.62% मतदान दर्ज हुआ। यहाँ पर 20 महिलाएं निर्वाचन में निर्वाचित घोषित की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव, जहां पर कुल 119 सीटों पर चुनाव हुए और यहाँ कुल 71% मतदान किया गया और यह 30 सीट तेलंगाना विधानसभा के गठन में हुए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को जारी किए गए और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वह अनुमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और अनुमुला रेड्डी जो है वह दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ के उप मुख्यमंत्री मल्लू विक्रमा को बनाया गया। नेक्स्ट आता है मेरा युवा भारत के बारे में कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और 75वीं वर्षगांठ को लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय की अवधि को अमृतकाल कहा गया। मतलब कि 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, लेकिन आगामी जो 25 वर्ष बचे हुए हैं वो 100वीं जो मतलब की जो 25 से 100 तक का यानी कि 25 वर्ष की जो अवधि हो गई वह एक अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत काल की अवधि में 2047 तक अमृत भारत के निर्माण में एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा को आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो कि ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं, ग्रामीण शहरी युवाओं को एक एकल मंच पर ला सके, जिसमें केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त शासी निकाय के तौर पर मेरा युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र को स्थापना की। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर केंद्र के युवाओं में मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया और मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो कि युवा विकास और युवा नेतृत्व के विकास की प्रवृत्ति द्वारा संचालित एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है, जिसमें एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मेरा युवा भारत मंच जो है वह राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा परिभाषा में 15 से 29 वर्ष के युवाओं को लाभान्वित करता है, जिसमें किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के घटकों के मामले में लाभार्थी की जो आयु है वह 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को संदर्भित करती है। मेरा युवा भारत में एक डिजिटल मंच होगा, जिसमें देखा जाए तो फिजिकल का जो तात्पर्य है फिजिकल प्लस डिजिटल, यानी कि भौतिक गतिविधियों के साथ साथ डिजिटल रूप में जोड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। तो फिजिकल शब्द को आपको याद रखना है, फिजिकल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्त करता और जगह विकास के लिए सक्रिय संचालक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के बारे में। तो अमृत महोत्सव मतलब कि 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो आगे के 25 वर्ष उनके लिए अमृत काल के तौर पर मनाया जा रहा है। तो इसका जो समापन किया गया इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा ये संचालित पहले गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए पहल शुरू की गई थी। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस अमृत महोत्सव के अंतर्गत बनाया गया और इसमें 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा अभियान की अमृत कलश यात्रा का भी समापन किया और यह जो यात्रा है अमृत महोत्सव में आधिकारिक शुरुआत जो है 12 मार्च 2021 को की गई। इस रैंक में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में 3 रैंक प्राप्त किए हुए हैं और इसके अंतर्गत आप जान लेते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में। जो अभियान जो है वह देश व्यापक और लोकाभिमुख अभियान है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसका समापन ये कार्यक्रम है और 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाया हुआ है और इस अभियान की टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इसकी टैगलाइन रही है। नेक्स्ट आता है नमो भारत ट्रेन, यानी कि भारत की पहली रैपिड ट्रेन सेवा के बारे में कि नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली को विकसित किया गया। यह जो प्रणाली है वह एक नई रेल आधारित प्रणाली है। यह एक समर्पित उच्च गति उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। इसके अंतर्गत लंबी दूरी तक की यात्राओं के लिए यात्रियों के लिए विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत
8 गलियारे निम्नवत है, जिसमें कि आपकी 8 गलियारे जो बनाई गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए इन गलियारों की सिफारिश करता है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुरुग्राम, एसएनवी अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली साहेदरा बढ़ोतरा है। तो ये प्रमुख 8 गलियारे 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे की प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया है और यह पहली रैपिड रेल सेवा जो है वह नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित है। साहिबाबाद के दुहाई डिपो से जोड़ने वाली भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है और यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर रही है। यह पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि दिल्ली से मेरठ तक की दूरी को 1 घंटे से कम समय के लिए की जा रही है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है गांगेय डॉल्फिन, जो कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, उसके बारे में। गांगेय डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वह प्लेटनिस्टा गैंगेटिक है और यह डॉल्फिन जो है विश्व में मीठी पानी की पाई जाने वाली प्रमुख 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। शेष 3 जो मीठे पानी की डॉल्फिन है, जिसमें आती है यांगत्से नदी चीन में पाई जाती है, बेजी डॉल्फिन सिंधु नदी में पाई जाती है और फुलन डॉल्फिन और अमेजन नदी में पाई जाती है और बोटो डॉल्फिन इसके नाम उल्लेखनीय है। और 2006 में एक चीन नदी की जो डॉल्फिन है वह विलुप्त घोषित हो गई थी और इसे गंगा नदी का टाइगर ऑफ द गंगा भी डॉल्फिन को कहा जाता है। और ये जो डॉल्फिन है ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करती है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन विभाग में गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई और केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और असम सरकार के द्वारा राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। पंजाब सरकार के द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला रही है, जबकि देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। और आयुषीय रेड लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया और गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया, जिसके अंतर्गत सुरक्षा उच्चतम स्तर पर प्राप्त होगी और से साइट्स के परिशिष्ट एक सूची में सूचीबद्ध किया गया है। अब आती है घोल मछली, जो कि गुजरात का राज्य मछली है। इसके बारे में घोल मछली के अंतर्गत देखा जाए तो 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया। घोल मछली का फुल जो वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डाइकेंथस है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है और यह गुजरात सरकार की घोल मछली को आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया गया। विक्रमशिला विगंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जहां पर गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के जो महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, जिसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। नेक्स्ट आता है भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी के बारे में, चूंकि एक तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इसे प्रकाशित किया गया है और यह भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जो है इसे फार्मा कोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक के आयोजन हैदराबाद में चीन से 4 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इसमें अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की प्रथम बैठक है और इसे 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक आती है। पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया, अमेरिकी फार्माकोपिया इसके अंतर्गत शामिल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है इसमें समक्का सरस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में। समक्का सरस जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह मेला जो है वह मेदाराम जठारा के नाम से जाना जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि द्विवार्षिक है। और इस मेले को तेलंगाना के मुलुगु जेल के तड़वाई मंडल स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया गया है, जो कि मेला देवी समक्का और सरलम्मा यानी कि सरक्का के सम्मान में
आयोजित किया जाता है। यह जनजातीय विद्रोह की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह माँ बेटी की इस जोड़ी को 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा सूत्री की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में इस का विद्रोह किया गया था और यह समक्का सड़क का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया। और 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी और 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित किया गया और राष्ट्रपति से स्वीकृति 17 दिसंबर 2023 को दी गई। और इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य समग्र सड़क का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है और यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुक जिले में स्थापित है। नेक्स्ट आता है ट्रेवल फॉर लाइफ के बारे में। मिशन लाइफ ये जो है वह भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करना। और यह लाइफ का जो फुल फॉर्म है वह पर्यावरण के लिए जीवन यानी लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ का पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में भी पूछ लेगा, इंग्लिश में भी पूछ लेगा। तो हिंदी में लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट और पर्यावरण के लिए जीवन से भी इसका इंग्लिश में नाम होता है। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित COP26 में इसके पक्षकारों के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया है और 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ के औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की थी और 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँव एवं शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निर्धारित किया गया। और यह जो मिशन लाइफ है वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश आता है। 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया और यह केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की भागीदारी का प्रारंभ किया गया और यह एक तरीके से क्षेत्रीय कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ साथ अभिसरण करते हुए स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना। लाइफ मिशन लाइफ जो है यानी कि ट्रेवल फॉर लाइफ जो है दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ। पहला तो स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ आता है। नेक्स्ट आता है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के बारे में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका उद्देश्य ऐसे गांवों को सम्मानित करना है जो कि ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कुल 35 गांव पुरस्कृत किए गए जिसमें 5 गांवों को स्वर्ण, 10 गांवों को रजत और 20 गांवों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। जिसमें प्रमुख गांवों को देख लेते हैं जिसमें स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त 5 गांवों में पहले नंबर पर आता है तावर जो कि बांदीपोरा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा आता है सरमोली पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा आता है रेई जो कि ममिर मिजोरम में स्थित है। फिर तीसरा चौथा आता है कंठादरनूर हिंदुकी केरल में और पांचवा आता है मंडला जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये रजत श्रेणी में पुरस्कार गांव में उत्तर प्रदेश का मुरैना गांव आता है और ये जो स्वर्ण श्रेणी में ये 5 गांव आते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, केरल और मध्य प्रदेश का एक गांव शामिल है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठन के बारे में कि हल्दी का जो वानस्पतिक नाम है वह करकुमा लौंगा जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है जो कि एक सदाबहार औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। यहाँ पर करक्यू मिनिओट्स हल्दी से उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक है। ये जो जैव सक्रिय या यौगिक प्रतिऑक्सीकारक के रूप में एक कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को अधिसूचित किया गया जिसमें इस बोर्ड में देश में हल्दी तथा हल्दी उत्पादों के विकास का संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह बोर्ड में हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के लिए जागरूकता बढ़ाएगा, हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा, निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा, नए उत्पादों के अनुसंधान विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान को विकास करेगा। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है वह केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात में $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त करता है। नेक्स्ट आता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में कि विगत वर्षों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री FT देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को पहली बार प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बार 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 1998 में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 13वीं बार
जो प्रस्तुत किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। संविधान में 85वें संविधान संशोधन विधेयक 1999 के तहत इसको महिला आरक्षण विधेयक 23 दिसंबर 1999 को इस आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के अभाव के कारण यह विधेयक जो था वह पारित नहीं हो सका। फिर 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान के 108वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि विधेयक 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसे लोकसभा की बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित किया गया। लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका और ये लैप्स हो गया यानी कि समाप्त हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में इसे 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक यानी कि कोई भी विधेयक जो बना हुआ है महिला आरक्षण को लेके जो अभी प्रेजेंट में बना हुआ है उसका इतिहास पुराना है। तो इसको लेकर शुरू से ही प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी फाइनली जो है अभी 19 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर इसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति सर्वसम्मति से संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत इस विधेयक को पारित किया गया यानी कि अधिनियमित किया गया। तो इस अधिनियम को बनने की फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये काफी पुराना है। इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर में मध्य आयोजित एक संसद के विशेष सत्र में दौरान पारित किया गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया हुआ है। यह अधिनियम जो है वह विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक था और यह महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा, राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं की कुल सीटों के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान करता है और इसे 106वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से अनुच्छेद 239 के ए में संशोधन किया जाएगा और जबकि नए अनुच्छेद 330 से 332 से 334 को जोड़ा गया है। तो इन अनुच्छेदों को आपको याद रखना है। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ है उसके अंतर्गत कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया, कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए तो 339 ए में संशोधन किया गया और नए अनुच्छेद 330 से 332 से और 334 को जोड़ा गया। 330 ए के अंतर्गत जोड़ने के संविधान के निम्न प्रावधान है जैसे कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित होगी और इस सीटों के अंतर्गत भरे जाने में कुल सीटों में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की अंतर्गत इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों की संख्या महिलाओं को आरक्षित की जाएगी। 332 के अंतर्गत जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया और 334 के अंतर्गत जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया जिसके अंतर्गत लोकसभा या राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान को इस उद्देश्य से संचालित होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा। और दूसरा इसमें लोकसभा या राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के आरक्षण की 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान किए गए जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद 332 ए को जोड़ा गया, 332 ए को, 330 ए को और 334 ए को जोड़ा गया और 339 ए में संशोधन किया गया। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में कि कारीगर शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण ये ऐसे लोग हैं जहां पर सहायता से कार्य करते हैं, स्वनियोजित होते हैं और इसमें अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। इसमें शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बड़े मूर्तिकार जैसे व्यवसायों को इसमें संलग्न है। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जिसमें नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है। यह जो योजना है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और यह योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा मिलकर क्रियान्वित की जाएगी और इसे योजना को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा और यह सम्मान सामर्थ्य समृद्धि यहाँ की विश्व की योजना की विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन और इसकी अवधि जो है वह 5 वर्ष की है जो 2023-24 से 2027-28 और जिसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है जिसमें बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा या टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार,
मोची, राजमिस्त्री, टूकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाले, जाल बनाने वाले इसके अंतर्गत शामिल है। इसके उद्देश्य को देखा जाए तो यह कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्य प्रदान करने के माध्यम से योजना के तहत सभी लाभों के लाभ सुनिश्चित करेगी और इसमें कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आयुष्मान भवा अभियान के बारे में कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना रही। इस योजना में सार्वभौमिक स्वास्थ्य पर विरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशें की गई। यह पहल जो है वह सतत विकास लक्ष्यों को डिजाइन करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण में 4 स्तंभ इसमें शामिल है, जिसमें पहला स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री आयुष भारत डिजिटल मिशन इसके अंतर्गत आता है। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया और यह भवन जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जो सफलता पर आधारित है कि यह स्वास्थ्य सेवाओं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक प्रतीक है, जो कि एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट आता है सांची, भारत का पहला सौर शहर के बारे में। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूप को एक आसनीय कोश, अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों और स्थापत्य संपदा के कारण विख्यात है। सांची के स्तूप स्थित है जहां पर सांची के स्तूप में प्रमुख माना जाता है। ग्रेट निकोबर स्तूप, द ग्रेट स्तूप के नाम से इसे जाना जाता है और इसका निर्माण 3री शताब्दी में महान सम्राट अशोक के द्वारा किया गया और 1989 में सांची को बौद्ध स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारत के प्रथम सौर शहर का लोकार्पण किया गया और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने में मध्य प्रदेश सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा विभाग आईआईटी कानपुर के मध्य समझौता किया गया और इसमें नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप सांची सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है, जिसके निकटपुर गांव 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की गई, जो कि इस कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मोडेरा गांव के बारे में, मोडेरा जो है वह पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। इसे 9 से 11 अक्टूबर 2012 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गांव का कुछ दौरा किया गया था और इसमें पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह भू आधारित यानी कि 6 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया और मोडेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के अंतर्गत किया गया है, जो कि भारत का पहला शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। टॉपिक के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी फिनिश होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड। जब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।